Hello everyone. So our today topic of discussion is the indigenous effort in drafting of India's constitution. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे फ्रेम हुआ, उस पे हमारे क्या क्या एफर्ट्स लगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एक्ट्स हमारे पास हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दैट टुक प्लेस इन द 1857। और वो एक्ट्स कौन कौन से थे? दैट एक्ट वर रेफर टू एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। Apart from that, there are various acts also that has been emerged after the Indian Council Act 1861 and that were given as the 1909 Reform Act, that are also referred to as the Morley-Minto Reform. ठीक है, we were also discussing about that the what are the backgrounds, or we can say that the incidents that before takes place at the 1935 acts, एंड वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट दी 1935 एक्ट। तो हमने बात की थी 1861 एक्ट में क्या था लास्ट की प्रीवियसली वीडियो में। उसमें ये मेंशन था कि जो हमारे एक्ट्स पास हुए थे उसमें एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, काउंसिल में एंट्री मिली थी, और काउंसिल में एंट्री मिली थी तो हमारे कैसे मेंबर्स थे? वो जिनको एंट्री मिली थी वो हमारे मेंबर थे एज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और वो कौन कौन से? वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो हमारे 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जिनको हम कह सकते हैं वो कौन कौन से मेंबर थे? वो थे हमारे बेसिकली 3 इंडियंस जो कि नॉमिनेट किए गए थे बाय लॉर्ड कैनिंग। और वो 3 इंडियंस थे राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। These were mentioned in the Indian Council Act 1861. We were also discussing about the 1909 Government of India Act, in which we were talking about the Morley-Minto Reform, where the Morley is the Secretary of State and Minto was the Viceroy. Viceroy कौन होता है? Viceroy की हमने डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने बताया था Viceroy होता है सुप्रीम पावर और दी हायर अथॉरिटी, जो किसको जाके रिपोर्ट करता है? जो रिपोर्ट करता है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और उसका मेन वर्क क्या होता है वायसरॉय का? जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, ट्रेड फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लॉ फंक्शन है, जुडिशरी फंक्शन है, उनको देखना और उनकी रिपोर्ट बना करके किसको देना? बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, दैट्स द वर्क ऑफ द वायसरॉय। And Viceroy at the referred to as the higher authority of the Britishers at that time. And while we were also discussing about the Morley-Minto Reform, और Morley-Minto Reform में क्या था? Morley-Minto Reform में था introduce the concept of the separate electorate। तो सेपरेट इलेक्टोरेट इमर्ज हुआ था, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वर गिवन टू द मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ दैट लिव इन द कंट्री ऑफ द इंडिया। और उसका मेन मोटिव था सेपरेट इलेक्टोरेट देने का, दैट द मुस्लिम्स वर represent their own legislative member, or we can say executive member, in the councils by took placing the elections and elected members and responsible to elect the members in the council entry. ठीक है, that's the main principle of the separate electorate. This will also the separate electorate were also responsible for the partition of our country India. ठीक है, और हमने बात की थी देन द बैकग्राउंड ऑफ द we can say that the incidents that will takes place before the 1935 act, where we were discussing about that the what happens before the 1935 act, that the federalism term has been emerged। और फेडरलिज्म में क्या होता है? हमारी डिविजन्स ऑफ पावर होती हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स यानी हमारी किस किस लेवल पे होती हैं, हम पढ़ेंगे आगे चल कर के। डिवीजन ऑफ पावर हमारी 5 लेवल्स पे होती हैं, और वो कैसे होती हैं? वो जो हमारा फ्लो होता है डिविजन्स ऑफ पावर का, वो होता है हमारा कैसे? हायर अथॉरिटी, और वी कैन से हायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल टू दी लोकल अथॉरिटी। और वो हमारी कैसे फ्लो होती है पावर? वो पावर फ्लो होती है हमारी, फर्स्ट इट विल गोज इन टू द हैंड ऑफ द सेंटर, देन द स्टेट, आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट, आफ्टर दैट द तहसील, एंड फाइनली इट गोज इन टू द हैंड ऑफ द विलेज लेवल, और वी कैन से द लोकल पीपल दैट लिव्स इन अ विलेज। ठीक है, that was the main concept of the federalism. After that we were discussing about the
Government of India Act 1935, where it is mentioned that the Government of India Act 1935, the concept of the federalism has been introduced, and the concept of federalism is based on the 3 principles and 3 lists, and these lists were given on the basis of the federal list for the center. ठीक है, तो फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर दी गई थी जहाँ पे हमारा डिविजन्स ऑफ पावर हुआ था किसमें, सेंटर के लिए. देन द सेकंड लिस्ट वाज गिवन टू द प्रोविंस, और वी कैन से द प्रोविंसेस लिस्ट that will given to the presidencies, or we can say that will given to the state level. And the third was the concurrent list, which contain both, and both were referred to as the center and the state. This is regarding the, apart from that there is a one point also which is mentioned in the Government of India Act 1835, which talks about that the around 10% of India's population got the voting rights. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है इंडिया की जो 10% पॉपुलेशन थी उसको जो है वोटिंग राइट मिला था. ठीक है, सो ये तो थी डिस्कशन हमारा जो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था. तो अब समझते हैं हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, उसके के अंदर क्या क्या एफर्ट्स लगे. तो सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने से पहले हमको एक पार्टी की ज़रूरत थी, और वो पार्टी कौन इमर्ज होके आई, वो पार्टी हमारी इमर्ज होके आई एज दी कांग्रेस. तो कांग्रेस वाज प्लेस्ड द मेजर रोल फॉर फ्रेमिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये हमारी कांग्रेस कब फॉर्म हुई, तो बेसिकली जो है हमारी कांग्रेस है इसका फॉर्मेशन हुआ हमारा 1885 के अंदर. ठीक है, उससे पहले हमारे इंडिया में और भी बहुत सारी पार्टी इमर्ज पार्टी ऐसा हमारी मेजरली इमर्ज नहीं हो पाई थी, लेकिन काफ़ी सारी पार्टी हमारे जो हैं उस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं हम इंडिया के अंदर थी, जो रिप्रेजेंट करती थी हमारी फ्रीडम को लेने के लिए, हमारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और हमारे इशू जो हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच सके. तो इसलिए हमारा पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और ये हमारी एज दी मेजर पार्टी इवॉल्व होकर के आई. ठीक है, और ये हमारी मेजर पार्टी क्यों इवॉल्व होकर के आई कांग्रेस, ये हमारी मेजर पार्टी इसलिए इवॉल्व होकर के आई क्योंकि इसके जो हमारे मेन लीडर्स हैं वो देवर वेरी, हम कह सकते हैं वो हमारे काफ़ी जो है जैसे कि गांधी जी थे. ठीक है, तो गांधी जी हम कह सकते हैं काफ़ी माइंडेड पीपल थे जो कि हमारे वेरियस मूवमेंट और रिफॉर्म्स को टेक्स प्लेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कशन किया है कि हमारे उस टाइम पीरियड पे जो हमारे मूवमेंट्स हुए, रिफॉर्म्स हुए, वो कौन कौन से थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, तो ये हमारे सारे मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा लीड किए जा रहे थे. ठीक है, जिसके कारण जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ. और कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फ्रेम हुआ वो हमारा फ्रेम हुआ आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस. और जैसा मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए हमारा बिफोर वी गेट दी वी रेफर टू एज दी इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो जब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ इंडिपेंडेंस के बाद. वो इसलिए फ्रेम हुआ बिकॉज आवर इंडिया इज रेफर टू एज दी सोवरेन स्टेट. एंड in the while if we are talking about the sovereign state, so sovereign state refers to as the transfer of power. तो जहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी वहाँ पे हमारा जो है बेसिकली हम कह सकते हैं जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में देरी होगी. और वो देरी क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई है, फ्रीडम की लड़ाई नहीं हुई है. ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो मूवमेंट लीड किए जा रहे थे गांधी जी के द्वारा वो हमारे फ्रीडम के लिए नहीं थे, वो हमारे थे कि ताकि हम इशू जो ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकें. लेकिन जो मेजर आप देखेंगे आगे चल करके इस वीडियो के डिस्कशन में हम बात करेंगे, जो हमारा मेजर रिवॉल्यूशन और हम कह सकते हैं मूवमेंट जो इमर्ज हुआ गांधी जी के द्वारा, वो था हमारा लास्ट मूवमेंट, एंड दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि गांधी जी ने कह दिया था कि अब जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, हम उसका सहारा ले सकते हैं, किसका, यानी कि हम जो है बेसिकली फ़ाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर केवल क्विट इंडिया मूवमेंट में ही ऐसा कहा गया था. जो कि बाकी के जो अदर मूवमेंट थे जो गांधी जी के द्वारा लेड किए जा रहे थे उसमें जो है हमारे बेसिकली मेन प्रिंसिपल था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करना, प्रियम्बल का फॉर्मेशन करना,
और वो फॉर्मेशन हो सकता था ब्रिटिशर्स को सॉल्यूशन दे करके, और ब्रिटिशर्स हमको सॉल्यूशन देंगे जो हम क्वेश्चन उनसे आस्क कर रहे थे, वेदर इट वाज द क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर इट वाज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सप्लीमेंट्री एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द बजट डिस्कशन, ट्रेड एंड कॉमर्स बॉडी, म्यूनसिपैलिटीज़ बॉडी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड थे हमारे डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करने के लिए। तो आप देखेंगे कांग्रेस हमारी बनी 1885 में, देन इन 1889 कांग्रेस सेशन हमारा इमर्ज हुआ जो कि था बॉम्बे में, जहाँ पे हमारे 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे जो हमको बता रहे थे मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेजोल्यूशन पास किए थे कांग्रेस सेशन में 1889 में। वो 2 रेजोल्यूशन पास किए गए जिनकी बेसिकली हम कह सकते हैं डिमांड्स थी, ठीक है। इंडियंस की डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स से कि हमको जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है और खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है, ठीक है। और खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यदि हमको बनानी है तो वो कैसा प्रोसेस होगा आपको ध्यान रखना है, वो हमारा काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस था, ठीक है। फास्ट पेसिंग प्रोसेस नहीं था, ठीक है। कि वो ग्रेजुअल प्रोसेस क्यों था? वो ग्रेजुअल प्रोसेस इसलिए था क्योंकि क्राउन रूल हमारा जो है 1857 के बाद आ गया था, और क्राउन रूल में हमको जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, वोटिंग राइट्स लेने के लिए, और हम कह सकते हैं अपनी फ्रीडम के लिए जो हमारे इश्यूज़ थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवानी थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो उसके अंदर काफ़ी हमारा टाइम जा रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसलिए हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं ये काफ़ी हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस रहा। एक इसके अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ था और हम कह सकते हैं वो बेसिस था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस एक्ट्स दैट वी आर मेंशन्ड इन द इंडियन काउंसिल विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और वेदर इट इज़ द 1909 मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म. Apart from that, we were also discussing about the Government of India Act 1935. The main principle is behind that we don't take as the entry of the official member in the legislative councils, and that was the main drawback, or we can say the failure of the ruling of the British rule, or we can say that the crown rule in India. ठीक है, यदि हमको यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको अभी भी तक जो है ऑफिशियल एंट्री नहीं मिल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, तो ये हमारा जो है बेसिकली मेजर ड्रॉबैक इमर्ज होके आ रहा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, रिफॉर्मिंग द काउंसिल एक्ट, ठीक है। और सेकंड रेजोल्यूशन था काउंसिल एक्ट को जो है रिफॉर्म करना, ठीक है। तो रेजोल्यूशन पास हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुई एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडिया की। एक तो ये मेजर प्रिंसिपल था और एक प्रिंसिपल था हमारा इंट्रोड्यूसिंग द बिल ऑफ द 1895, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बिल इमर्ज्ड हो करके आता है 1895 के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जब हमारी बनी इंडिया के अंदर, तो वो हमारी कब बनी? वो हमारी बेसिकली बन रही थी 1885 के अंदर, जो कि हमारे आफ्टर द 10 years द बिल वाज पास्ड एंड दैट विल बी दी हेविली इंस्पायर्ड बाय दी हम बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एंड दैट बिल रेफर्स टू एज दी स्वराज बिल, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कशन में भी बात की थी, तो स्वराज बिल जो है हमारा इमर्ज्ड होके आ रहा था 1895 के अंदर, जो हमारा बताता था कि ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड है बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव था पास कराने का 1895 के बिल का, दैट द पीपल विल वांटेड टू डिमांडेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड दे वांटेड टू द पूर्ण स्वराज, नॉट द वी कैन सेट द काउंसिल एंट्री. Because as we see in various acts that Britishers said that we give you the council entry of the Indian member but they will not fulfill our demand. So अब देखेंगे तो पीपल जो हैं यहाँ पे इंडियाज़ के जो इंडिविजुअल हैं, हम कह सकते हैं वो अब जो है बेसिकली कैसे हो गए थे, वो हमारे यानी कि हम कह सकते हैं वो ब्रिटिशर से थक गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर हमारे काउंसिल के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। तो पीपल ने डिमांड करने लगी अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और वी कैन से दी
कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक ये भी आता है, यदि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेने से पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो पा रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हमारा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ऑफिशियल एंट्री नहीं मिल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और दिस कवर दी 110 आर्टिकल्स रिटन। तो आप देखेंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स मेंशन है वो हमारे काफ़ी सारे आर्टिकल मेंशन है एज वी कंपेयर टू दी वेरियस अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने काफ़ी सारी कंट्रीज से रेफर्ड किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और वो हमारी कंट्री कौन कौन सी आप देखेंगे, जैसे कि हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड किया जिसमें हमको बताता है रेक ऑफ लॉ, यानी कि लॉ इज किंग एंड द किंग इज लॉ। ऑल्सो वी वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज विद द रेफरेंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो रेफर्ड अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द with respect to the USA constitution in which they introduced in which our Indian constitution introduced the term of the judiciary review system. ठीक है, apart from that we were also referred to as our Indian constitution from the South African constitution, Soviet constitution and the Australian constitution and the Canadian constitution. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अपना जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसलिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर जो आर्टिकल्स रिटन है वो हमारे 110 आर्टिकल्स वर रिटन इन द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कवर्स सब्जेक्ट ऑन द इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है, बाय पासिंग द एक्ट ऑफ द 1895 एक्ट दैट विच इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे किस राइट्स पे इंडिविजुअल के राइट्स जो हमको बेसिस दिए गए हैं, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वर आल्सो दीज आर द राइट दैट वर मेंशन्ड इन आवर इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर वर आल्सो गिवन इन दी फॉर विद रेफरेंस टू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो if we are discussing about the who are the authors of the 1895 act that is referred to as the constitution of Indian bill, ठीक है, तो उसके ऑथर जो हैं अभी भी अननोन है, जबकि जो एनी बेसेंट है, आप देखेंगे एनी बेसेंट जो कि ऑथर है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल एक्ट की, वो हमको बताती हैं कि ये जो बिल है हमारा बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड है या फिर इंस्पायर्ड है किससे, बाल गंगाधर तिलक से। तो इसलिए इसको बेसिकली माना जाता है कि ये शायद परहैप्स इट मे बी एक्टेड बाय दी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, and Bal Gangadhar Tilak was the author of this bill, but it is still unknown who was the main author of this bill. The first non-official indigenous attempt to draft a constitution for India. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नॉन ऑफिशियल इंडिजीनियस अटैम्प्ट था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। नॉन ऑफिशियल इंडिजीनियस अटैम्प्ट क्यों है? नॉन ऑफिशियल इंडिजीनियस अटैम्प्ट इसलिए है क्योंकि हमारी जो एंट्री मिली थी काउंसिल के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि मैंने बात की थी लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को। कौन कौन से थे वो? सर महाराजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड दी महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 इंडियंस थे ये हमारे कैसे थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर थे काउंसिल एंट्री के अंदर, और ये हमारा मेंशन है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट किया होगा था तो ये दिस वर दी मेंशन इन दी 1861 काउंसिल एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट इज इंस्पायर्ड बाय दी बाल गंगाधर तिलक। तो I told you earlier that it is heavily inspired or influenced by the Bal Gangadhar Tilak, while the author of this bill is still unknown who wrote this bill.
but it is influenced by the Bal Gangadhar Tilak. It is also India's first articulation of a constitutional immigration by imagination by the Indians. The document also influenced other drafts which were the indigenous attempt framing of the India's constitution. क्योंकि जो हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी इमर्ज होकर के आई थी इस बिल को फॉर्मेशन कराने के लिए, और आप देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो ही हमारे इस बिल को रेस्पॉन्सिबल हैं। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल हैं इस बिल को फ्रेम करने के लिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था एज दी नॉन ऑफिशियल इंडिजिनस अटैम्प्ट, बट इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट को ये पास होने के बाद हमारे जो है इंडिया के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड अराइज हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए डिमांड अराइज हुई थी। और हम आगे चलकर भी देखेंगे वीडियो में कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन करने की बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रिटन हुआ इंडिया का वो हमारा कुछ इंडियंस के द्वारा ही बेसिकली रिटन हुआ, और वो हमारा थे दैट इज़ बेसिकली दी एस.एन. अग्रवाल, और वी रेफर टू एज द सोशलिस्ट पार्टी एंड दी M.N. Roy. So these three Indians which is mainly responsible for drafted our constitution before we got the independence. So they draft our constitution, but this drafted constitution is not being implemented in India because it was ruled by the Britishers. At that time the crown rule was ruling in India. ठीक है, so we will discuss later about this term. After that there was a emergence of the Commonwealth of India Bill 1925. ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा स्वराज बिल के बाद हमारा बिल आता है कॉमनवेल्थ बिल, और ये हमारा आता है 1925 के अंदर, जो कि हमको बता रहा होता है कि ऑल द इंस्टीट्यूशन, टेरिटरी और रिसोर्सेज दैट विल लाई फॉर द पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया रेफर टू एज द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हो गया, जितनी भी टेरिटरी, रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडियन के पास हैं तो उसको हम रेफर करते हैं कॉमनवेल्थ से। ठीक है, ऑथर ऑफ दिस बिल वाज दी एनी बेसेंट एंड दी तेज बहादुर। ठीक है, सो दीज वर टू दी ऑथर ऑफ दिस bill, and which is mainly so Annie Besant and Tej Bahadur Sapru was responsible for drafted the bill of the Commonwealth. तो इस बिल के अंदर क्या मेंशन है, इस बिल के अंदर मेंशन है हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या होता है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का मतलब है कि हमारी जो पावर है, और वो पावर कैसी होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए हमारी बेसिकली पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल पावर हमारी डिवाइडेड होगी 5 लेवल पे, और वो 5 लेवल कौन कौन से हैं, वो 5 लेवल हैं हमारे विलेज, ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट, रीजन यानी जिसको हम स्टेट भी कह सकते हैं, और दी सेंटर। तो इन 5 लेवल्स पे हमारी पावर डिवाइड होनी चाहिए। जबकि आप DPSP में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट जिसको हम डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसमें आप मेंशन होगा कि जो ये हमारी पावर है, ये जो हमारी फ्लो होता है पावर का, वो होना चाहिए लोकल लेवल टू दी हाई लेवल, मींस दैट द विलेज लेवल टू दी सेंट्रल लेवल। जबकि हमारी पावर कैसे फ्लो होती है, पावर फ्लो होती है हमारी हायर अथॉरिटी टू दी लोकल अथॉरिटी, मींस टू दी सेंटर टू दी विलेज। ठीक है, दिस इज इन्वॉल्व इन दी flow, this is responsible for the flow of the power, or we can say refer to as the political power. This bill also discusses a set of rights like right to freedom of conscience, freedom of expression and right to property. So आप देखेंगे कि right to freedom के बारे में ये हमको बताता है, और freedom of कंसाइंस क्या होती है, कंसाइंस होती है मींस इनर वॉइस। आप आगे चल के पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है ये कंसाइंस हमारी इनर वॉइस को रिप्रेजेंटेशन करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये बिल, कॉमनवेल्थ बिल, और राइट टू प्रॉपर्टी।
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को ये मेंशन करता है हमारा बिल। इस पे सोशल राइट्स, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को भी डिस्कस करता है बिल। ये फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को क्यों डिस्कस करता है, जैसे कि आपने प्रीवियसली एक्ट में भी देखा था, जो प्रीवियसली एक्ट हमको डिस्कशन करने के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स ने हमको इंडियंस के लिए 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर स्पेंड करने का मोटिव रखा था, जिसके कारण वो इंडियंस को एजुकेट कर सकें और इंडियंस को पार्टिसिपेट कर सकें क्लरिकल पोस्ट वर्क के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है विद रेफरेंस, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के टाइम पीरियड के हिसाब से, जब ब्रिटिश हमारे यानी कि कंपनी रूल कर रही थी। लेकिन जब हमारा क्राउन रूल था, उस टाइम पीरियड पे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी गई थी, यानी कि 0 to 6 ईयर के ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड, और वी रेफर टू एज दी चाइल्ड के लिए, स्टेट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर गिव द फ्री एजुकेशन फॉर द children under the age of 0 to 6 year, while the state will also provide the free elementary education for the 16 to 14 years of age also, ठीक है। तो 0 to 6 years of age चाइल्ड के लिए जो है स्टेट हमको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और 16 to 14 years ऑफ चाइल्ड के लिए भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। दैट इज मेंशनिंग इन दी फंडामेंटल राइट, ठीक है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि सोशल राइट एक दिया गया था कॉमनवेल्थ बिल के अंदर, ठीक है। 1925 में ही जो हमारे हम कह सकते हैं लॉर्ड बकिंघम थे, वो चैलेंजेस थे इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 1925 के अंदर जो है हमने बात की थी, बेसिकली इसके अंदर क्या मेंशन है, लॉर्ड बकिंघम ने हमको बताया है कि इंडियंस के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना काफ़ी मुश्किल है जो कि सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, बिकॉज एज वी सी दैट इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कल्चर। तो यहाँ पे हमारे वेरियस, यहाँ पे एट द टाइम पीरियड ऑफ द क्राउन रूल दे वर द Anglo Indians, Europeans, Christians, Sikhs, Muslims, all were these different culture of people live in India. So ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पास करना जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, ये इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जो कि हमारा बेसिकली लॉर्ड बकिंघम के द्वारा कही गई है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ब्रिटिशर्स जानते थे कि यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि वेरियस रिलीजन के पीपल रह रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ द धर्म, ठीक है। तो धर्म पे आधार पर वो इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे। तो वो चाहते थे बेसिकली दैट्स द मेन रीज़न दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट विच वर गिवन टू द मुस्लिम्स इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, विच इज़ mentioning in the Morley Minto reform, ठीक है। Apart from that, the introduction of they will also introduce the separate electorate for the Sikhs, Anglo-Indians, European, Christians, ठीक है। तो इन सब को भी उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था बाद में, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड बकिंघम ने इंडियंस को चैलेंज किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाएं जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। जो भी हमारे डिफरेंट, हम कह सकते हैं डिफरेंट रिलीजन के पीपल रह रहे थे 1925 टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के आपको ध्यान रखना है कि ऑथर कौन कौन है। ऑथर हैं हमारे एनी बेसेंट एंड तेज बहादुर सप्रू, जो कि हमारे मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्राफ्टेड ऑफ द बिल ऑफ द कॉमनवेल्थ, एंड इन द कॉमनवेल्थ द टर्म ऑफ द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाज बीइंग इमर्ज्ड, while the political decentralization term was responsible for division of the power at the 5 levels, and these 5 levels were given as the village, tehsil, district, state and the center.
Apart from that, there is a introduction of the rights, introduce of the rights were also given. So these rights were given as the right to freedom, right to conscience, right freedom of expression, right to property. ठीक है, सोशल राइट्स भी दी गए थे कॉमनवेल्थ बिल के अंदर, जो हमको डिस्कशन करता है, जो हमको बताता है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पे बेस्ड पे। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा गिवन है फंडामेंटल राइट के अंदर, जो कि जैसे कि 0 to 6 ईयर्स ऑफ ईयर के एज के बच्चों के लिए जो है हमने राइट्स का राइट मेंशन है, और स्टेट हमको प्रोवाइड करेगा फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट विल आल्सो प्रोवाइड दी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर दी 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और दिस इज रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ बिल ऑफ द इंडियाज बिल। ठीक है, इन 1927 मद्रास सेशन, अब बात कर लेते हैं मद्रास सेशन हमारा कब हेल्ड हुआ। तो मद्रास सेशन हेल्ड हुआ हमारा 1927 के अंदर। ठीक है, इन मद्रास सेशन ड्राफ्ट ए बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा बिल ड्राफ्ट हुआ जो कि रिस्पॉन्सिबल था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। कमिटी अंडर मोतीलाल नेहरू वाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ड्राफ्टेड ए स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस विल कमिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोतीलाल नेहरू। ठीक है, which was constituted to draft a स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव था बेसिकली हम कह सकते हैं 1927 मद्रास सेशन का, कि जब भी हम कहेंगे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसका मेन प्रिंसिपल होगा डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो दैट वाज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द मद्रास सेशन। अब ये आप देखेंगे आगे चल के कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस होता है कि जैसे हमारे रूल्स और एक्ट्स जो हैं, यानी कि डोमिनियन स्टेटस के अंदर हम कह सकते हैं डुअल गवर्नमेंट आप वर्क करवा सकते हैं। तो डुअल यानी कि डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि कुछ पावर इंडियंस को दी जाएंगी और कुछ पावर जो है जो रूल कर रही है कंट्री। जैसे उस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर कौन रूल कर रहा था? इंडिया के अंदर था बेसिकली क्राउन रूल। तो क्राउन रूल के पास कुछ पावर होंगी और कुछ पास इंडियंस के पास होंगी। ठीक है, लेकिन जो हेड होंगे उन पावर को, जैसे कि पावर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कोई राइट पास करवाना है, तो वो किसके अंडर कंट्रोल के थ्रू होगा? वो अंडर होगा ब्रिटिश क्राउन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन जो है बेसिकली हमारा, हम कह सकते हैं कैसा है, ब्रिटिश क्राउन जो है हमारा बेसिकली हम कहेंगे कि हेड है उस टाइम पीरियड पे, और वी कैन सेट द सुप्रीम पावर, और वी कैन रेफर टू एज द हायर अथॉरिटी। ठीक है, सो दैट विल रिप्रेजेंट इन द डोमिनियन स्टेटस। तो दिस इज एक्टेड इन द मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन में मैंने आपको बता दिया when the constitution is being drafted in India, and their main principle was about the dominion status. So it is based, Madras session was based on the idea of the dominion status. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी हमारी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा पास्ड होगी। अब ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे होगी? तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड होगी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है तो आप आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल के अंदर तो हमने डिस्कशन किया है पहले भी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लिया गया हमारा बेसिकली, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बीइंग टेकन बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी हम जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। वेरियस अदर थिंग वर आल्सो बीइंग रेफर टू एज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट वर रेफर टू एज द रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, and the concept and the term of the bicameralism. So bicameralism were also being referred to as the British Constitution, which talks about that the power of the involvement of power of the two houses, and these two houses were the center of state, which is represented by the upper house, which is referred to as the nowadays which is referred to as the Rajya Sabha, while the second was the power lies in the hands of the legislative assembly, which is referred to as the
लोकसभा और द पीपल्स हाउस, ठीक है, that will take from the with the reference of the British Constitution। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने जो है टर्म अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ली है। नेहरू रिपोर्ट हैड एक्सटेंसिव सेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स विच इंस्पायर्ड आवर फंडामेंटल राइट्स। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो हमारी बेसिकली एक्सटेंसिव सेट है इंडिविजुअल राइट की, जो कि हमारी हेविली इंस्पायर्ड है फंडामेंटल राइट्स से। थिंग्स विच आर कंसिडर्ड इन द फंडामेंटल राइट्स वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेहरू रिपोर्ट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन इन फॉर्म ऑफ 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है और हम कह सकते हैं प्रोविज़न जो पास हुए 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट के, वो किस किस बेस्ड पे थे। एक तो बिल था हमारा स्वराज बिल। तो स्वराज बिल हमने डिस्कशन कर लिया। स्वराज बिल के अंदर कब पास हुआ? स्वराज बिल पास हुआ हमारा 1895 के अंदर, और ऑथर उसके अभी तक अननोन है, ऑथर पता नहीं कौन है, बट इट इज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन ऑफ द बाल गंगाधर तिलक, that will mention in the Swaraj bill, ठीक है। so this is regarding the Swaraj bill। apart from that in 1925 bill, ठीक है, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट में एक 1925 का बिल है। 1925 का बिल कौन सा है? कॉमनवेल्थ बिल है। कॉमनवेल्थ बिल हमारा डिस्कशन करता है दैट द पावर इज बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड, विच इज मीन दैट पावर इज बीइंग divided at the 5 levels, and these 5 levels were given as the village, district, state, center, and the village, or we refers to as the tehsil, district, state and center, ठीक है। so that's the concept of being the power is being divided in which is mentioned in the Commonwealth Bill of the 1925, and third was the नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट अब आप देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट भी हमारी मेनली रेस्पॉन्सिबल थी इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। और इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे? इलेक्शन कंडक्ट हो रहे होंगे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे, इन विच द मेंशन इन विच द इलेक्शन बी इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ विच इज द मीनिंग ऑफ दैट द everyone who is able to give eligible or above the 18 years of age will be eligible to give their votes and will have the freedom to elect the member in the legislative councils by conducted an election, ठीक है। There were also some non-Congress individual groups who made attempt to provide their conception of India's constitution, ठीक है। तो ये तो थी रिगार्डिंग हमारी कांग्रेस की बात। तो कांग्रेस के बाद की कांग्रेस के अलावा भी जो है हमारे कुछ वेरियस अदर अटेम्प्ट्स जो है इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा किए जा रहे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, और वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से अटेम्प्ट हैं। वो हमारे अटेम्प्ट थे इंडिविजुअल के द्वारा, और वो इंडिविजुअल हैं हमारे जैसे कि एम.एन. रॉय, श्री नारायण अग्रवाल एंड दी श्रीमन नारायण अग्रवाल एंड दी सोशलिस्ट पार्टी, और वी रेफर टू एज दी सोशल पार्टी। तो एम.एन. रॉय ने 1946 के अंदर हमारी जब हम कह सकते हैं हमारा बेसिकली क्राउन रूल था, तब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और एम.एन. रॉय ने कहा था कि वी नीड टू ड्राफ्ट अवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर दैट दिन 1934, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि एम.एन. रॉय ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया वो ड्राफ्ट किया 1946 के अंदर, वाइल द श्रीमन नारायण अग्रवाल ड्राफ्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1946 and it is based on the गांधीनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली किस विचारधारा पे काम कर रहे थे एस.एन. अग्रवाल? ये जो है हमारे बेसिकली गांधीनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया की आइडिया पे वर्क कर रहे थे। एंड थर्ड वाज द सोशल पार्टी। तो ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा ड्राफ्ट नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी एक पार्टी के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, विच इज़ हेल्ड इन द 1948,
ठीक है। तो ये हमारा 19 सोशल पार्टी के द्वारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया वो हमारा ड्राफ्ट किया गया 1948 के अंदर। एस.एन. अग्रवाल ने ड्राफ्ट किया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1946 ने। और ये जो हमारा इंडिविजुअल है, बेसिकली हम कह सकते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, उसका जो एक मेंबर है उसका नाम है एम.एन. रॉय, जिसने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1946 के अंदर। ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी नेहरू रिपोर्ट। और ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या है हमारे, बेसिकली आप समझ गए होंगे, नेहरू रिपोर्ट में हमारे इलेक्शन को कंडक्ट कराना, वोटिंग राइट्स देना, और ठीक है, और आप देखेंगे तो इन नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट के टाइम पीरियड पे, इन द टाइम पीरियड ऑफ द वी रेफर टू एज द 1930s। तो 1930s के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि लोगों ने जो है, पीपल्स वर डिमांडेड द पूर्ण स्वराज, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल एंट्री। तो पीपल वर डिमांडेड द पूर्ण स्वराज। तो अब जो है बेसिकली जो पीपल थे, इंडिया के इंडिविजुअल्स थे इंडिया के, वो अब डिमांड करने लगे थे पूर्ण स्वराज को। ठीक है, दैट इज मेंशनिंग इन द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सो इट वाज बेसिकली द 3 बिल। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन आपको ध्यान रखना है, पास टू वर्ड 1927 के अंदर, जिसके अंदर मेंशन है आइडिया ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस बताता है कि सम पावर लाई इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, सम पावर लाई इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस, व्हाइल इफ वी नीड टू इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ वी नीड टू write the articles or framing the constitution of country India, the major power lies in the hands of the Britishers, because they were the higher authority, or because they were the supreme authority at that time period, because the crown rule has been enacted in the country of the India. ठीक है, that is mentioning in the Madras session 1927. Apart from that, there were also being mentioning of the 3 wings government. ठीक है, तो 3 विंग्स गवर्नमेंट को भी मेंशन है यहाँ पे। तो 3 विंग्स गवर्नमेंट हमको डिस्कशन में बताता है स्वराज बिल, 1925 कॉमनवेल्थ बिल एंड दी नेहरू रिपोर्ट। तो स्वराज बिल आप समझ गए, स्वराज बिल का ऑथर नोन है और ये हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है बाय बाल गंगाधर तिलक से, जबकि कॉमनवेल्थ बिल जो है 1925 का, वो हमारे इसके जो ऑथर हैं वो है हमारे एनी बेसेंट एंड डी तेज बहादुर सप्रू। व्हाइल वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट ऑन द टर्म of the Nehru report. Nehru report में mention है that people were demanded the पूर्ण स्वराज, not the or we refers to as the dominion status, or we refer to as the representative council entry. ठीक है, that were mentioned in the मद्रास सेशन 1927। ठीक है, अब देख लेते हैं बैकड्रॉप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने से पहले कुछ बैकड्रॉप्स क्या हैं। ठीक है, नेहरू सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। तो नेहरू ने यहाँ पे हमारा कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करने के लिए हमारे इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, इलेक्शन कंडक्ट होंगे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब है एवरीवन शुड बी वोट हु आर एडल्ट्स, देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, that's the meaning of the universal adult franchises. After that there was the अगस्त ऑफर। तो अब जो है हमारा अगस्त ऑफर आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिकली आया 1895 के अंदर स्वराज बिल। स्वराज बिल के बाद आया हमारा कॉमनवेल्थ बिल जो कि पास हुआ 1925 के अंदर। फिर आई हमारी नेहरू रिपोर्ट और वी रेफर टू एज दी मद्रास सेशन 1927 एंड इन दी और उसके बाद आप देखेंगे 1927 के बाद जो है और 1940s तक हमारे बेसिकली कोई भी हमारे वेरियस आप देखेंगे वेरियस एक्ट और बिल पास नहीं हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने जो रिफॉर्म थे वो हमारे स्टॉप कर दिए थे उस टाइम पीरियड पे। तो जो जैसे कि हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो वो सब बंद कर दिए थे, बिकॉज गांधी जी उस टाइम पीरियड पे जेल में चले गए थे। ठीक है,
ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजे गए थे जेल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे वेरियस जो रिफॉर्म हैं जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा लीड किए जा रहे थे, क्योंकि उसका मेजर हम कह सकते हैं लीडर जो हैं वो हमारे जेल के अंदर थे। तो दैट्स वाई द मेन रीज़न दैट मैनी ऑफ द बिल वर नॉट बीइंग पास्ड इन द फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द 1927 to the 1940s. So in the 1940 there was the August offer was being passed, and it was passed by the Lord Linlithgow, ठीक है। तो Lord Linlithgow was the viceroy. Viceroy I told earlier was the supreme power, and viceroy will report the viceroy will be able to check the functions of the political power, judicial power, or we refer to as the executive power, or we said the administrative power, and check their functions and will report to the secretary of state, ठीक है। So at the time period of the August offer, the Lord Linlithgow was the viceroy. ऑफ़र गिवन बाय इंग्लिश वायसरॉय लॉर्ड लिंथिंगो। तो इस ऑफ़र के अंदर, ठीक है, तो अगस्त ऑफ़र में ये ऑफ़र जो है बेसिकली वायसरॉय के द्वारा दिया गया था। ये वायसरॉय के द्वारा क्यों ये दिया गया था, हम तो उस टाइम पीरियड पे कैसे थे, हम जो है अंडर दी रूल थे, क्राउन रूल के अंदर, तो हम कुछ ऑफ़र दे नहीं सकते थे। तो ऑफ़र जो दिया गया था वो हमारा वायसरॉय लॉर्ड लिंलथिगो के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या मेंशन है, बेसिकली वायसरॉय ने, लॉर्ड लिंलथिगो ने क्या कहा था, आइए देख लेते हैं। इट वाज प्रोपेंडेड दैट बाय द लॉर्ड लिंलथिगो टू गार्नर इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2। तो इसके अंदर मेंशन है बेसिकली जो हमारा लॉर्ड लिंलथिगो ने ऑफ़र दिया, उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री जो है, और हम कह सकते हैं डोमिनेट स्टेटस के बारे में इंडियंस के लिए रेफर्ड किया गया था, यानी कि द लॉर्ड लिंलथिगो विच इन अगस्त ऑफर लॉर्ड लिंलथिगो दे इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने बताया था कि डोमिनेट स्टेटस आपको इंडियंस को मिलेगा, जो कि लॉर्ड लिंलथिगो के द्वारा बताया गया था। एंड सेकंड मेन पॉइंट वाज दैट द एंट्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल एंट्री भी हमको मिलेगी। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल एंट्री क्यों ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री हमारी इसलिए ज़रूरी है इंडियंस को, ताकि इंडियंस जो हैं हमारे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री ज़रूरी हो जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने के लिए। और वी रेफर्स टू एज द टर्म ऑफ टू ड्राफ्टेड अवर ओन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्रिंग इज बीइंग इम्पोर्टेंट, ठीक है। आफ्टर दैट this offer was tells about the expansion of the viceroy एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री, ठीक है। तो वायसराय की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री को बढ़ाएंगे, और उसमें जो है मेंबर्स को कंडक्ट किए जाएंगे। और वो मेंबर्स कौन से होंगे, वो मेंबर्स हमारे अब इंडियंस होंगे। तो आप देखेंगे इंडियंस को जो है यहाँ पे हमारा, हम कह सकते हैं इंडियंस की एंट्री अब वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होने लगी थी। डोमिन स्टेटस मिलने वाला था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारी रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंट्री भी होने वाली थी। बट ये कब होने वाली थी, ये हमारी इंडियंस को नहीं मिली थी इस ऑफ़र के अंदर भी, क्योंकि ये जो ऑफ़र कहा गया था उसमें एक शर्त रखी गई थी लॉर्ड लिंलथिगो के द्वारा, और वो शर्त थी कि that promise was being made on the basis of that we need to get the Indian support during the World War II, that will be said by the Viceroy Lord Linlithgow, ठीक है। तो लॉर्ड लिंलथिगो ने कहा कि हमें इंडियन से सपोर्ट चाहिए, जिसके कारण वो पार्टिसिपेट कर सकें वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आप देखेंगे 1940s के टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व थे, क्योंकि ब्रिटिशर, हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स ने वेरियस अदर कंट्रीज़ पे भी उन्होंने राज किया था। तो वो जो है हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो वो इंडिया के साथ साथ वेरी अदर कंट्रीज़ पे भी राज कर रहे थे, ठीक है।
तो दैट्स वाई दे वर बीइंग इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर टू, और दे वांटेड टू गेट द इंडियन सपोर्ट फ्रॉम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, तो दैट्स वाई लॉर्ड लिंथिंगो वाज ऑफर्ड मेड इन रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट criticisms by Indian for forcing them into the fight in World War II। ठीक है, तो लॉर्ड लिंथिंगो वायसराय जो थे वो चाहते थे, अगस्त ऑफर में मेंशन है कि हम उनको इंडियन का सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में फ़ाइट करने के लिए। अब इसमें कुछ प्रोमिसेस भी मेड किए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि द फर्स्ट वन प्रोमिस वाज बीइंग इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का इंट्रोडक्शन हुआ था इस बिल के अकॉर्डिंग, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ इंडियंस टू फ्रेम इंडियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कि हमको बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम करने के लिए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हमारी क्यों ज़रूरी है, और हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल एंट्री हमारी क्यों ज़रूरी है। काउंसिल में एंट्री होगी तब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनेगी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने से पहले प्रियम्बल हमारा ड्राफ्ट होगा। प्रियम्बल में हमारे वेरियस आर्टिकल लिखे जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स लिखे जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन होंगी, डीपीएसपी मेंशन होंगी जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, दीज वर ऑल थिंग्स वर इन्वॉल्व्ड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ आवर इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस August offer will also offer the dominant status of India after the World War II। तो मैंने आपको बता दिया डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है। डोमिनेंट स्टेटस होता है कि हायर अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, और लेकिन जो है इंडियंस के पावर आ जाएंगी, जैसे कि कुछ एक्ट वाज इंडिया को पास कराना है तो वो जो है अपने खुद के डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करा के उस एक्ट को पास करा सकते हैं, उस आर्टिकल को जो है इंक्लूड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। It also promised to expansion Viceroy Executive Council entry with majority Indians। तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है एक्सपांशन हुआ, और एक्सपांशन किसका हुआ, इंडियंस का हुआ। तो इंडियंस जो है अब वायसराय के अंदर वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे थे। इट आल्सो प्रोमिस्ड दैट नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड बाय कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़। और इसमें ये भी प्रॉमिस्ड किया गया था यदि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन जाता है तो वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, वेदर द माइनॉरिटीज़ लिव इन इंडिया, वेदर द डिफरेंट civilization people of the country live in India, whether the different culture representative of the people live in India। ठीक है, whether it was the Anglo Indians, Christian, Europeans, Sikhs, Muslims, Indians, Hindus। ठीक है, तो वो चाहे कोई भी है वो सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी मेंशन था। द कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर बिकॉज इट इंसिस्ट ऑन द कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट स्टेटस। तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस चाहती थी, तो कांग्रेस इस टाइम पीरियड पे जो है हमारी मेजर पार्टी इमर्ज्ड हो करके आ गई थी, क्योंकि जो है कांग्रेस का जो मेजर लीडर थे वो अब वेरियस रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व थे, रेवोल्यूशंस कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज चाह रही थी, डोमिनेंट स्टेटस की अब जो है डिमांड ख़त्म हो गई थी कांग्रेस के द्वारा। Muslim were also rejected it because they had to started to demand a separate state for the Pakistan। तो मुस्लिम लीग ने भी जो है इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, दैट इज, और ये ठीक है, क्योंकि दे वांटेड टू डिमांडेड द सेपरेट स्टेट फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, तो दैट्स वाई द मुस्लिम लीग वर आल्सो रिजेक्टेड दिस ऑफर। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो दिस इज़ रिगार्डिंग द अगस्त ऑफर 1940। तो 1940 के अंदर अगस्त ऑफर में आपको क्या ध्यान रखना है, 1940 के अगस्त ऑफर में जो है हमारे वायसरॉय कौन थे उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे जो हमारे वायसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड लिंथिंगो, और इन्होंने जो है बेसिकली चाहते थे इंडियंस का सपोर्ट। इंडियंस का सपोर्ट किस में चाहते थे, इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में।
ठीक है। इसलिए इन्होंने प्रोमिसेस किए इंडियंस के साथ, और वो प्रॉमिस थे दैट दे विल गिव द डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू हैज़ बीन फिनिश्ड। Second, the Viceroy Lord Lincoln introduced the term of the representative constituent body, ठीक है, जिसके कारण जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल है इंडियंस को उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। एंड थर्ड वन वाज दी प्रॉमिस टू दी एक्सपांशन ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसमें जो है वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक्सपांशन होगा, और वो जो एक्सपांशन है यानी कि मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे, और वो जो मेंबर्स हैं वो हमारे इंडियंस होंगे। तो आप देखेंगे कि जो एक्सपांशन हो रहा था, एक्सपांशन का डिस्कशन हमने प्रीवियसली वीडियो में भी किया था, जैसे कि हमने बात की थी जो एक्ट हमारे पास हुए थे 1857 के बाद। जैसे कि हमारा पहला एक्ट पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद, जो हमारा एक्ट पास होता है वो था हमारा एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो वहाँ पे भी हमने जो है एक्सपांशन की बात की थी। आप देखेंगे वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था जो एडिशनल मेंबर थे। अब एडिशनल मेंबर कौन होते हैं? एडिशनल मेंबर हमारे वो मेंबर होते हैं जो हमारे जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे और हमारे ऑफिशियल मेंबर भी होंगे, ठीक है। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और ऑफिशियल मेंबर को मिला करके जो यानी कि हमारे एडिशनल मेंबर थे वो थे हमारे नॉट लेस देन 6 नॉट मोर देन 12, ठीक है। देन इट विल बी इंक्रीज टू द 12 टू द 16 मेंबर्स, ठीक है। और फाइनली ये हमारे हम देखेंगे जो हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है उस एक्ट के अंदर जो है हमारे 16 मेंबर से बढ़ा करके 60 मेंबर तक कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इस एक्ट में भी आप देखोगे यानी कि इस ऑफर में भी आप देखोगे इस ऑफर में जो है एक्सपांशन हुआ था वायसराय के द्वारा, जिसमें कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है अब इंडियंस का पार्टिसिपेट हुआ था। तो पहले पार्टिसिपेशन हो रहा था इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, फिर पार्टिसिपेशन हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशंस ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन वाज पास्ड इन द 1942, ठीक है। एंड दिस क्रिप्स मिशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्फेडरल अरेंजमेंट, ठीक है। तो कॉन्फेडरल अरेंजमेंट क्या होता है तो ये हम फेडरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्फेडरल अरेंजमेंट होता है द सेंटर इज वीक एंड द स्टेट इज बीइंग स्ट्रॉन्ग, यानी पावर लाई एट द सेंटर इज बीइंग वीक while the power which were lying at the state were being strong, ठीक है। तो जो पावर सेंटर के पास होंगी और यानी हम कह सकते हैं सेंट्रल के पास जो पावर होंगी वो हमारी वीक पावर होंगी, ठीक है। और जो स्टेट के पास पावर होंगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग पावर होंगी। और हम कह सकते हैं यदि हम कोई एक्ट पास करना है, लॉ बनाना है, तो उसके लिए हमको पहले स्टेट को रेफरेंस लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर दैट वर मेंशन्ड इन दी क्रिप्स मिशन 1942। This mission was led by the Stafford Cripps, ठीक है। The mission aimed to win cooperation of Indian with Britain regarding war, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1942 टाइम पीरियड के अंदर अब जो है हमारे इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स से बोर हो गए थे। तो आप देखेंगे तो वार होने लगे थे हमारे, क्योंकि गांधी जी भी अब कह रहे थे कि जो है बेसिकली क्रिप्स मिशन के बाद जो हमारे उन्होंने जो मेजर स्टेप लिया वो था उनका रिफॉर्म दैट मेजर मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया वो था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको काटना शुरू कर दिया था, टेलीफोन के वायर काटनी शुरू कर दी गई थी, दैट वर मेंशन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट विच विल लेड बाय द गांधी जी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो मिशन है ये स्टैफर्ड किस्ट के द्वारा लीड किया गया है। एंड दिस मिशन एम टू विन कोऑपरेशन ऑफ इंडियन विद ब्रिटेन रिगार्डिंग वॉर। तो जो वार इंडिया के अंदर डिस्प्यूट्स हो रहे थे रिगार्डिंग द ब्रिटिशर्स,
तो उस वार को स्टॉप करने के लिए, इंडियंस के साथ कोऑपरेशन करने के लिए इस मिशन को लाया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा लाया गया था? ये हमारा जो है स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे 1942 टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे, वो थे हमारे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द 5 लाख पीपल इन द बंगाल, बिकॉज ड्यू टू we also refer to as because their supply of food grains goes into the World War II, in which the World War II has been takes place। तो जहाँ पे हमारी World War II हो रही थी तो वहाँ पे हमारे फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया जा रहा था। इंडियंस के बंगाल स्टेट के अंदर जो है हमारे फूड ग्रेन सप्लाइड नहीं हो रहे थे। दैट्स वाई द मेन रीज़न फेमाइन हैज़ बीन टेक्स प्लेस इन द कंट्री ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ द बंगाल। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा क्रिप्स मिशन में और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इट वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द 30 मार्च 1942 विद द ऑफर ऑफ द डोमिनियन स्टेटस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस की बात जो है हमारी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि हमारे जो है वेरियस एक्ट्स पास हुए, वेरियस बिल पास हुए, जैसे कि अगस्तोफर में भी बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, लेकिन उसमें भी हमारा डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आया है तो इसमें भी देखेंगे हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी 30 मार्च 1942 में, जिसमें जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने बताया था कि वो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट हेयर द इंडियंस वर डिमांडेड द फुल्ली इंडिपेंडेंस, नॉट द डोमिनियन स्टेटस। दैट्स वाई द मेन रीज़न और वी रेफर टू एज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मिशन। ठीक है, दे प्रपोज्ड द फॉलोइंग रिफॉर्म, दे ऑफर डोमिनियन। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ रिफॉर्म प्रपोज किए। इसमें पहला है दे ऑफर बेसिकली डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वार एम्पर विद कनाडा एंड द ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि आप देखेंगे ब्रिटिश, जो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे वेरियस किसके अंदर, ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे वेरियस अदर कंट्री की, हम कह सकते हैं World War II में, तो उसमें जो है वेरियस कंट्री के साथ भी वो लड़ रहे थे और जहाँ पे वो जीतते जा रहे थे। तो जैसे कि कनाडियन को और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर उन्होंने जो है डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया था। सिमिलरली वो जो है इंडिया को भी अब डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना चाह रहे थे, बट इंडियंस जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे लेना। इंडियंस वर डिमांडेड टू टेक दी पूर्ण स्वराज और दी फुल्ली इंडिपेंडेंस। ठीक है, द मिशन ऑफर द सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर हुज मेंबर कुड बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड रूल्स इन प्रिंसिपल स्टेट वुड नॉमिनेटेड देयर मेंबर। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बेसिकली क्रिप्स मिशन जो है कॉन्फेडरल रेजिमेंट पे बेस्ड है। इसके अंदर जो है डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस इंडियंस नहीं चाह रहे थे, इंडियंस चाह रहे थे फुल्ली इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम बात करेंगे कि इट गिव द राइट टू सिसीड फॉर द प्रोविंसेस। अब सिसीड क्या होता है? सिसीड मीन्स सक्सेशन, यानी कि सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोविंसेस थे वो हमारे सेपरेट हो रहे थे सेंटर से। प्रोविंसेस वर ऑल्सो गिवन ऑप्शन फॉर ऑफ क्रिएशन देयर ओन यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रोविंसेस जो थे उनको ऑप्शन दिया जा रहा था कि या तो वो अपनी खुद की यूनियन बना ले, ठीक है, क्रिएशन देयर ओन यूनियन एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, ये उनके लिए जो है दिया जा रहा था। द कांग्रेस सेड दैट डोमिनियन स्टेटस वाज डेड एट दैट मोमेंट बिकॉज दे वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तो आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कहा था कि उनको अब जो है बेसिकली डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए और यहाँ पे हमारा डोमिनियन स्टेटस लेना ख़त्म हो जाता है। कांग्रेस को अब जो बेसिकली डिमांड थी वो थी फुल्ली इंडिपेंडेंस की डिमांड। ठीक है,
गांधी जी कॉल्ड द प्रपोजल अपोज डेटेड चेक ड्रॉन बाय द फेलिंग बैंक। तो गांधी जी ने जो इस प्रपोजल को बताया, अपोज डेटेड चेक ड्रॉन फ्रॉम फेलिंग बैंक, ठीक है। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल बिकॉज इट डिड नॉट क्लियरली स्टेटेड ए सपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने किस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है अगस्तोफर 1940 को भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर भी डिमांड थी मुस्लिम लीग की कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, और वो सेपरेट स्टेट को जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो दैट्स वर द डिमांड बाय द मुस्लिम लीग which will not fulfilled by the Britishers. So that's why the main reason for that this we refer to as this mission was being abolished, ठीक है। सो अगस्तोफर में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कंसिस्ट ऑफ मेनली इंडियंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है हमारे इंडियंस रहेंगे। और क्रिप्स मिशन में बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है बेसिकली सिर्फ इंडियंस रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड, और वी रेफर टू एज द मेन पॉइंट ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसके अंदर सिर्फ इंडियंस का ही पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। आफ्टर दैट द क्रिप्स मिशन देयर वाज द स्टार्टेड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए स्टार्टेड हो गया था क्रिप्स मिशन के बाद। और क्रिप्स मिशन का फेलियर क्या था, यही ड्रॉबैक था, क्योंकि जो है हमारा और फेलियर जो है क्रिप्स मिशन का वो है कि द स्टार्टेड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो दिस वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो आपको जो है इनके फेलियर्स ज़रूर ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने बात की थी अगस्तोफर का फेलियर रीज़न क्या है। अगस्तोफर का एक तो मेन फेलियर रीज़न है कि डोमिनेट स्टेटस देना चाहती थी ब्रिटिशर्स इंडियंस को, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया नहीं था। और सेकंड तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी फुल्ली इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू विल नॉट बी गेट द फुल्ली इंडिपेंडेंस टू द इंडियंस। they wanted to take the Indians to take they wanted to take Indians to the dominant status, while the Indians were not will able to take the dominant status. They wanted the fully independence, and the main reason for the drawback of the August was the Muslim League rejected it because they wanted a separate state for the Pakistan, and this was also the main reason of the Muslim League to quit the Cripps mission, ठीक है। or being abolished the Cripps mission was because the Muslim League were thought that they will get the separate state for Pakistan, but they will not be able to get the separate state for Pakistan because Britishers will not be given the fully independence to country of the India. They will give the dominion status, और dominion status Indians को नहीं चाहिए था। So this is regarding in this video we were discuss। so इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने बात की थी दैट इज़ दी अगस्तोफर, क्रिप्स मिशंस, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट की हमने बात कर ली थोड़ी सी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की अब फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।